हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि झा। आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बता रखा था आपको कि हम लोग आज वाले मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब तक जितना हम लोगों ने थ्योरी कवर किया है उसके बेस पे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें जिसका जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे कि no need to mention the name of the buyer or seller in the case of cash purchase or cash sale as money is simply exchange for goods। मतलब अगर जैसे राम परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और कैश, तो इसमें क्या है कि राम ने मोहन से परचेज किया पर किस पे, कैश पे। तो जब कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब कैश का लेन देन हो रहा है तो उसमें नाम से कोई नाम को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि कैश परचेज और कैश सेल्स डिनोट कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स। जब भी बोला जाए कैश परचेज तो इस केस में क्या है कि ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि वो जो क्या है जो ट्रांजेक्शन कैश इन्वॉल्व है। और जैसे तीसरा वेयर द वर्ड पेड, ये क्या है, पेड इज मेंशन्ड आप ऑब्वियसली कैश ट्रांजेक्शन। जैसे रेंट पेड। अब पेड का मतलब क्या हुआ, ये कैश बैंक में पेमेंट हो चुका है। तो जहां भी वर्ड लिखा हो पेड इज मेंशन्ड और ऑब्वियसली वो क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। उसी तरह assume that all transactions for the purchase or sale of goods are on credit when the personal name or name of the firm is given in the question unless instructed to the contrary। मतलब अगर लिखा होगा goods purchased from राम, अब क्या है ये नाम मेंशन हो तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इसको माना जाएगा किस पे, ये क्रेडिट पे परचेज है, न कि कैश इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसमें गुड्स परचेज फ्रॉम नाम और कैश, तो इस केस में क्या होगा, तो कैश से परचेज है, परचेज फ्रॉम नाम से हमने कैश में परचेज कर रखा है, तो इसमें कौन सा फॉल कर जाएगा, हम लोग का कैश परचेज मनी सिंपली एक्सचेंज। तो जहां पे अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू द कंट्रेरी, जब नहीं कुछ पता हो गुड्स परचेज, तो जहां पे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो इसमें नाम मेंशन्ड है तो कहां पे आएगा, वो क्रेडिट तौर पे माना जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग अपना जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द बायर इन केस ऑफ कैश परचेज और कैश सेल। जहां पे कैश परचेज कैश सेल वहां पे अगर जिससे हम परचेज कर रहे हैं जिसको सेल कर रहे हैं नाम होने के बावजूद भी उसका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें पैसा आ चुका है। इसको हम आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसको डील भी करेंगे। कैसे कैश परचेज कैश डिनोट कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स वेयर द वर्ड पेड इज मेंशन। जैसे रेंट पेड यानी कि पेड कैश उसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी। assume that all transaction for purchase or sale of goods are on credit when the personal name or name of the firm is given in the question। तो जो भी नाम पे हो गुड्स परचेज फ्रॉम नाम, तो ये माना जाएगा किसमें है कि ये उधार क्रेडिट पे परचेज है, अनलेस अदरवाइज कुछ अदर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो। तो अब हम लोग अपना बेसिक से शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है कि इसमें संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। अब इसमें क्या है फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब हम लोग अभी जैसे कि डेट ये सब चीज़ें जो है वो जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अभी सीखने के पर्पज से कैसे जर्नल एंट्री पास होता है तो हम उन सब चीज़ों को डेट वाइज कंसीडर नहीं कर रहे, सीधे सीधे संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब संदीप जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए विद कैश, तो इसमें क्या होगा कि संदीप ने पैसा दिया, बिजनेस संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या होगा, संदीप ने बिजनेस को क्या किया, पैसा दिया ₹20,000। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल। तो इसका एंट्री क्या होगा, बिजनेस के पास क्या है, कैश। तो कैश का क्या नेचर होता है, रियल अकाउंट एसेट है, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अमेरिकन मेथड से क्या होता है, एसेट बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट घटेगा तो
क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000। इसमें क्या संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो संदीप के पास से कैश गया, बिजनेस के पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप का जो पैसा, जब भी ऑनर जो फंड लगाता है बिजनेस में, जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको स्टैंडर्ड नाम क्या देते हैं, कैपिटल अकाउंट। उसी तरह परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹1000। अब देखिए परचेज किया क्या, फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है इसका, तो यहाँ पे होता है परचेज गुड्स फॉर कैश, पर ये फर्नीचर परचेज किया है, इससे क्या पता चल रहा है कि फर्नीचर जो है इसका एसेट हो सकता है, जो बिजनेस को चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए एसेट की जरूरत पड़ती है, तो ये एसेट हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि एसेट होगा, तो बिजनेस फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर एसेट है, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अमेरिकन मेथड के बेस पे क्या है, डेबिट द एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक एसेट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, और हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, यानी कैश कम हो रहा है, तो एसेट बढ़ेगा, जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। और हम लोग का इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स, तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास क्या गया, कैश गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब उसी तरह तो अब परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000, तो इसमें क्या है, परचेज गुड्स। अब जैसे गुड्स टर्मिनोलॉजी जो है लिखी, ऑब्वियस सी बात है, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर केस में क्या था, फर्नीचर परचेज किया तो उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा, तो जनरली क्या यूज होता है, परचेज गुड्स। अगर उसने बिजनेस में एसेट परचेज करता है तो परचेज फर्नीचर, परचेज मशीनरी, ऐसे परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। और जब वो जिस गुड्स में ट्रेड कर रहा है, अगर वो परचेज करता है तो जनरली क्या टर्म यूज होता है, परचेज गुड्स। तो इस केस में क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000। जब परचेज, तो गुड्स अकाउंट ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज क्या है हमारे लिए, नॉमिनल नेचर, नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंस या लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम अगेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज क्या होता है, नॉमिनल नेचर में क्या होता है, एक्सपेंस, डेबिट होता है, तो डेबिट करेंगे कितना, 3000। अब क्रेडिट क्या करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमने किससे, कैश में परचेज किया, तो क्या करें, टू कैश। अब कैश क्रेडिट क्यों हुआ, तो दोनों लॉजिक एज ए इंग्लिश अप्रोच से क्या था, रियल अकाउंट, कैश हमारा एसेट है, तो एसेट है, एसेट के केस में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश हमारे पास से जा रहा है। और अमेरिकन सिस्टम में क्या था, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इस केस में क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्रेडिट कर दे कितना, 3000। परचेज गुड्स फॉर कैश, उसी तरह बॉट गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स, बॉट गुड्स सेम है, तो बॉट गुड्स फॉर कैश, इसमें भी सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इस केस में भी क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 5000 टू, इसमें भी क्या है, कैश में परचेज कर रहे हैं, तो सेम लॉजिक, जो ऊपर वो नीचे। इस केस में भी क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, परचेज, जब बॉट गुड्स हो, परचेज गुड्स हो, तो दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। अब थर्ड है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास से हमने, जैसे बैंक अकाउंट होता है, कैश हमारे पास था, उस कैश को हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो ये कैश है हमारे पास, बैंक में हमने डिपॉजिट किया, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, कैश, और ये बैंक। अब क्या है कि कैश हमारे पास सपोज 1000, ठीक। अब ये कैश
हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास से एक एसेट घट रहा है, दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास से कैश जा रहा है, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक बैलेंस में तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 10,000। जब हम डिपॉजिट करेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने कैश को जमा किया बैंक में, तो बैंक हमारा इंक्रीज हुआ, एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट टू क्या, कैश। कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब नरेशन में जैसे लिखते हैं नो बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये क्या होता है, नरेशन क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन के बारे में ब्रीफिंग देता है। अब उसी तरह नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो हमने गुड्स बेचा किसमें, कैश में। तो सोल्ड गुड्स, तो जब सेल का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर में। नॉमिनल नेचर क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस डेबिट, इनकम अगेन क्रेडिट। और जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास कैश में बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। तो कैश अगर रियल अकाउंट के बेस पे चले ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या था कि रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम कैश में सेल करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अमेरिकन सिस्टम से जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और इनकम अगेन के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो सेल अकाउंट ₹5,000 the goods sold on कैश, ये हमारे लिए एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कैश सेल ₹20,000। अब इससे सेम कैश सेल तो हमारे पास क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। तो श्याम से हमने गुड्स परचेज किए, तो बॉट गुड्स यानी परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। तो श्याम से बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। इसमें क्या चाहिए, दो चाहिए। एक यहाँ पे जो हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन में पढ़े थे, की पॉइंट्स रिमेंबर में, कि अगर ट्रांजैक्शन में नाम मेंशन हो, जैसे इसके इसमें क्या है, श्याम का नाम मेंशन है, तो ये क्या मानेंगे, ये क्रेडिट में, ये क्रेडिट उधार में हमने परचेज किया है। अगर बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ₹5,000, तो इसमें क्या है, नाम मेंशन है, तो किसमें मानेंगे, ये कुछ और अदर इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है, ये उधार में क्रेडिट टर्म पे परचेज हुआ है। तो पर्सनल, श्याम का नेचर क्या है, पर्सनल, नेचुरल पर्सन है। तो पर्सनल नेचर के केस में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के केस में इट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस केस में श्याम रिसीवर है या गिवर है, तो श्याम हमें दे रहा है तो परचेज करता है। परचेज नॉमिनल नेचर है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना 5,000 टू श्याम्स अकाउंट क्रेडिट 5,000। डी गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹5,000। उसी तरह बॉट गुड्स फ्रॉम राम ₹4,000। तो सेम इसमें भी हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, मीन गुड्स परचेज फ्रॉम राम 4,000। ये बेसिक जर्नल एंट्रीज थे। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल। अब हम लोग देखते हैं लोन टेकन फ्रॉम यूनियन बैंक। हम यूनियन बैंक से लोन लिए तो क्या होगा, हमारे पास जब लोन लेते हैं तो लोन में क्या आता है, पैसा आता है। जैसे 50,000 का लोन अप्लाई किए तो बैंक ने सैंक्शन कर दिया, 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। तो हमारे पास क्या होगा, बिजनेस के पास लोन यानी कि कैश या बैंक आया, कितना ₹50,000। अब देने वाला कौन, यूनियन बैंक, पर्सनल अकाउंट, उसे तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन? यूनियन बैंक। अब यूनियन बैंक अमेरिकन सिस्टम से चला जाए, यूनियन बैंक जो हमें पैसा दिया है वो इन फ्यूचर में हमसे लेगा भी, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। इस केस में क्या हो रहा है? लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, तो यूनियन बैंक लोन अकाउंट कितना है? 50,000। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम यूनियन बैंक रुपीज 15,000। उसी तरह सेकेंड नंबर एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम अकबर रुपीज 11,500, 11,500। तो कैश रिसीव फ्रॉम अकबर, इसमें केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास कैश आ रहा है, देने वाला कौन? अकबर। तो अकबर क्या है? पर्सनल के केस में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमें अकबर जो पैसा दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे अकबर को। तो कैश रिसीव, तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 11,500। देने वाला कौन? टू अकबर, एक के अकबर, कितना? 11,500। अब एक्चुअली जब बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकबर, इस केस में क्या हो रहा है कि अकबर ने हमें पैसा दिया, तो पहले हमने क्या किया होगा? सपोज दैट ऐसा हो सकता है कि अकबर को अपने उधार में सेल कर रखा होगा, तो जब हम सेल किए होंगे तो एंट्री क्या किए होंगे? अकबर अकाउंट डेबिट 11,500, ठीक। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट किए होंगे रुपीज 11,500। अब ये अकबर क्या है? पर्सनल के अकाउंट में क्या था? डेबिट द रिसीवर, तो अकबर रिसीव कर रहा था तो उसमें क्या किए होंगे? डेबिट कर दिए। अब ये अकबर पैसा दे रहा है, तो अकबर हमारे लिए डेटर था। अगर अमेरिकन अप्रोच से देखा जाए, डेटर हमारा एसेट होता है, उससे हमें फ्यूचर में पैसा, उससे हमें बेनिफिट मिलने, यानी कि पैसा रिसीव होना है अकबर से। तो अकबर, इस केस में क्या होगा कि अकबर एसेट अगर माना जाए, एसेट ही है डेटर, तो एसेट बढ़ता है तो क्या? डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो इस केस में अमेरिकन सिस्टम के बेस पर देखें तो अकबर उस समय क्या था? एसेट था, डेटर था, तो डेबिट हुआ था। अब अकबर ने हमें पैसा दे दिया तो क्या हुआ? घटा। अब अकबर से 10,000 रुपए लेने थे, उसने 10,000 रुपए दे दिए, तो अकाउंट सेटल होगा। तो जो हमारे बुक्स में यहाँ डेबिट था, जब बढ़ा था तो हमने डेबिट किया था, घटा था तो क्रेडिट कर दिए। और पर्सनल, अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो उसमें क्या था? अकबर पर्सनल नेचर है, तो पर्सनल में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। तो सेल, उधार सेल में क्या हुआ था कि डेबिट, अकबर रिसीवर था तो डेबिट द रिसीवर। अब इस केस में क्या है? जब उल्टा जो पैसा रिसीव हुआ, क्रेडिट द गिवर, तो अकबर यहाँ पे हमें पेमेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश, सिंपल सी बात, एसेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट हो गया। एसेट के केस में, अमेरिकन अप्रोच में, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब हम लोग का थर्ड एंट्री है एक्सपेंसेस मेड या एक्सपेंसेस इनकर्ड, परचेज मशीनरी एंड पेड बाय चेक रुपीज 20,000। अब इसमें क्या हुआ? परचेज मशीनरी, एक क्या हो रहा है कि मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, दूसरा इसको पेड कर रहे हैं, कैसे? बाय चेक। तो चेक का मतलब क्या? बैंक, हम चेक ड्रॉ करते हैं तो बैंक से कैश तो है नहीं, हार्ड कैश तो हम दे नहीं रहे हैं। जब कैश में पेमेंट होता है तो लिखा जाता है पेड बाय कैश, पेड इन कैश। और यहाँ पे जब चेक बैंक में पेमेंट करते हैं तो या तो आप गूगल पे, फोन पे या चेक ही काटते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो परचेज हम मशीनरी कर रहे हैं उसको चेक के थ्रू, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है? मशीनरी क्या है? मेरे लिए एसेट है, बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। हमने चेक से पेमेंट कर दिया तो हमारे पास एसेट है, तो एसेट जब घटता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट 20,000, तो मशीनरी परचेज रुपीज 20,000। अब इसी में नेक्स्ट एंट्री एक्सपेंसेस मेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एक्सपेंसेस मेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो जो इंस्टॉलेशन हुआ
मशीनरी जब हम परचेज किए तो ये मशीनरी परचेज हुआ, अब इसका इंस्टॉलेशन भी करना है। तो जो इंस्टॉलेशन है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मशीन का ही कॉस्ट बढ़ाएगा। एक सपोज जैसे दिल्ली है और बिहार, अब एक मशीनरी दिल्ली में उसका प्राइसिंग है सपोज दैट 40,000 और बिहार में इसकी प्राइसिंग है 48,000। तो इसे देख के क्या लगता है, परचेज हमें दिल्ली से करना चाहिए या बिहार से करना चाहिए? तो प्राइमरी फीस से देखा जाए तो लगेगा कि दिल्ली से परचेज कर ले, और सपोज दैट दिल्ली से इसको बिहार में लाने के लिए हमें 10,000 का फ्रेट देंगे। तो ये जो फ्रेट देंगे अब हमारा कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, 50,000। तो जो हम 10,000 रुपए जो पेमेंट कर रहे हैं वो मशीन परचेज के कारण कर रहे हैं। तो हम जब अब प्राइस का इवैल्यूएशन करेंगे तो क्या देखेंगे, 40,000 कॉस्ट प्लस में उसको लाने का खर्चा 10 है, 50 है, और बिहार में 48,000। तो अभी भी 2,000 सरप्लस है, हमारी सेविंग हो रही है। हम कहाँ प्रेफरेंस करेंगे, बिहार में ही परचेज करेंगे। उसी तरह कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उस मशीनरी को लाना, उसको इंस्टॉल करना है, तो उसमें भी खर्चा होगा। तो वो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा डायरेक्ट रिलेटेड किससे, मशीनरी से। मशीनरी है तो इंस्टॉलेशन चार्ज है, मशीनरी नहीं तो इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है। तो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा होगा एक्चुअली वो क्या होगा, वो मशीन का ही वैल्यू बढ़ाएगा, मशीन के ही अकाउंट में चार्ज होगा। तो मशीन का जो कॉस्टिंग 20,000 का था, तो जब हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस न लिखते इसको क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को ही इसको कैपिटलाइज होगा, इसको क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को ही इतने से, मशीनरी का वैल्यू इतने से 2,000 से बढ़ा देंगे। क्योंकि मशीनरी परचेज की और इंस्टॉलेशन जो कराएंगे तो ऑटोमेटिक है। जैसे आप गाड़ी परचेज करते हो, गाड़ी जब फर्स्ट टाइम परचेज तो उसमें इंश्योरेंस का पेमेंट करना होता है, आरसी के लिए अप्लाई होता है। तो वो जो खर्चे होते हैं तो एक्चुअली क्या है, बाइक 1 लाख का बाइक है, अब उसमें इंश्योरेंस ऑटोमेटिक इनबिल्ट है ना, उसके बगैर गाड़ी आएगी नहीं। तो मशीन परचेज हो गया, अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यूज किसी काम का नहीं। पहले मशीन परचेज होगा, इसका इंस्टॉलेशन होगा तभी तो यूज हो पाएगा। तो इनबिल्ट पार्ट वो जरूरी है, मशीन है तो इंस्टॉलेशन जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, जो इंस्टॉलेशन चार्ज है उससे मशीन की वैल्यू में ही ऐड कर देंगे, यानी कि मशीन की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे उस अमाउंट से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवांस, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, जैसे बिजनेस है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, खर्चा है। खर्चा नॉमिनल नेचर में क्या होता है, खर्चा है तो डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू, किसमें हम कैश में इंक्लूड कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000। खर्चा डेबिट, कैश एसेट घटा क्रेडिट। उसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पेड हो रहा है एडवांस में तो खर्चा है, एसेट है। तो प्रीमियम जो हम पेमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगा। एसेट क्या होता है, जो फ्यूचर में जिससे बेनिफिट मिले, जिसका ओनरशिप हो, जिसका अब जैसे कि 2 साल का 2 ईयर का हम एडवांस में प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, यानी कि अगले 2 साल तक अगर हमारे सपोज स्टॉक का इंश्योरेंस करवा दिए और स्टॉक है 50 लाख का, अब अगले 2 साल अगर स्टॉक में किसी कारण से आग लग गया, फ्लड आ गया, एक चोरी हो गया, जो भी रीजन रहा, तो क्या है, इंश्योरेंस कवर्ड है 50 लाख तक। तो उससे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ अनहैपनिंग होता है तो इंश्योरेंस कवरेज हमें इंश्योरेंस वाला पेमेंट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेमेंट किए थे। ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, खर्चा है या मेरे लिए एसेट है, ये फ्यूचर में बेनिफिट हमें देगा। क्या होगा, हमारे लिए एसेट होगा। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो प्रीपेड क्या करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 2,000।
being insurance premium paid in advance. Next, Ramesh paid in advance of rupees 10,000 on an order of rupees 20,000 for supply of goods. तो भाई ऑर्डर कितने का था? 20,000। अब इसके अगेंस्ट में उसने कितना पेमेंट कर दिया? एडवांस पेमेंट किया 10,000 का। तो हमारे इस 20,000 का कोई वैल्यूएशन नहीं है, ऑर्डर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब जैसे लिखा हो कि ऑर्डर प्लेस्ड 20,000 रुपीज, तो उसका कोई एंट्री पास नहीं, क्योंकि उसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ऑर्डर जो प्लेस किया उसने 20,000 रुपए के, एडवांस कितने दिए? 10,000 रुपए। तो एंट्री कितने का होगा? 10,000 का, 20,000 का। तो फाइनेंशियल जो एसेट बढ़ेगा या घटेगा वो कितने से? 10,000 से इफेक्ट हो रहा है, तो 10,000 को ही हम कंसीडर करेंगे। तो और रमेश ने पेड किया है एडवांस में, तो हमारे पास क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 10,000। अब ये 10,000 रुपए एडवांस आया हुआ, तो एडवांस क्या है हमारे लिए? ये लायबिलिटी है, इसके अगेंस्ट में हमें सप्लाई करना है। अगर हम या गुड सप्लाई करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो पैसा हमको वापस करना होगा। तो ये क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट क्रेडिट कितना? 10,000। being advance received from Ramesh in against of order of 20,000 rupees, advance received rupees 10,000। जो भी नरेशन है जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्पेशल एंट्रीज को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और फिर जैसे ही और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा तब डिस्काउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स सबको लेते हुए कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हम लोग कवर करेंगे। मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब एंट्रियों को भी कवर करते जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट से हम लोग थियरी और जो 1-2 लेक्चर और बचे हुए हैं थियरी के उसको करेंगे लोग। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज को भी उसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो समझने में तो आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस मैटर को टेकअप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।